Hello students, Namaskar. Today I am going to start a new chapter, Inverse Trigonometric Function. In earlier chapter, that is chapter 1, Relation and Function, we studied inverse of a function. And you know, the inverse of a function only exists when function is bijective. That is, function is one or onto both. मीन्स कि फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो. यदि फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. इन क्लास 11 वी स्टडीड trigonometric functions that are not one and onto. That means their inverse do not exist. In this chapter, we restrict the domains and range of trigonometric functions and ensure their existence of inverse. And we will also observe the nature of behavior of trigonometric function, inverse trigonometric function through graphical representation. Before that, we should recall certain things like domain and range, functions, bijective functions, inverse functions, domain and range of sin x, cos x, tan x, etc. तो सबसे पहले हम डोमेन एंड रेंज, आप लोगों को पता होगा इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो डोमेन क्या है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल x. डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल x एंड रेंज इज द सेट ऑफ ऑल y. मीन्स x क्या है? हमारा इनपुट है फंक्शन में और y आउटपुट है. तो जो इनपुट है वो डोमेन है और जो आउटपुट है वो रेंज है. इतना हम लोग जानते हैं. नेक्स्ट हम लोग जानते हैं फंक्शंस. फंक्शन क्या होता है? लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y such that for every x belongs to x, there is unique y. सिंपल में हम समझे तो क्या फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए रिलेशन which relates two sets x and y such that for every x there is unique y. तो ये भी हम लोग जानते हैं. उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? तो जो फंक्शन वन हो और ऑन टू दोनों हो, बाइजेक्टिव फंक्शन शुड बी वन एंड ऑन टू बोथ, तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा. और उसके बाद इनवर्स फंक्शंस. तो इनवर्स फंक्शन उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो बाइजेक्टिव होगा. दैट मीन्स वो वन और ऑन टू बोथ होगा, यानी दोनों होगा. तो इनवर्स फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड we define a function g which relates y to x. F is a function from x to y and we define a function g such that y to x such that x is equal to gy. ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन x है, रेंज y है.
एक दूसरा फंक्शन हम डिफाइन करना चाहते हैं जिसका डोमेन y हो और रेंज x है, तो हम कह सकते हैं कि g इज द इनवर्स ऑफ f, g इज द इनवर्स ऑफ f, then we call that, then we said that G is the inverse of F, that is G is equal to F inverse। और इनवर्स फंक्शन होने के लिए हम एक कंडीशन बताए थे कि GOF x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और FOG fog y is equal to y होना चाहिए। तो यहाँ पे GOF x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, G is the inverse of F, that means इसको हम लोग लिख सकते हैं F inverse of x, ये हो जाएगा F inverse fx, और fx क्या है, fx हमारा y is equal to fx है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F इनवर्स y, और F इनवर्स y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, gy, और gy क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो F इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, x, दैट मीन GOFX GOF x इज इक्वल टू x। उसी तरह हम इसको दिखा सकते हैं FOG मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं F इनवर्स y इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं F इनवर्स y, और F इनवर्स y क्या हो जाएगा हमारा, GY हो जाएगा, और GY क्या है, x है, और फिर fx इज इक्वल टू हम यहाँ पे y लिख सकते हैं। तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये सब भी हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। उसको एक बार सिर्फ रिकॉल करते हैं, टेबल बनाते हैं साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन और रेंज का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दिखाया है साइन एक्स का डोमेन और रेंज। एक बार आप लोग इसको फिर से याद कर लीजिए अच्छे से, 11 क्लास में ये दिया हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, यहाँ पे बहुत काम आएगा। तो साइन एक्स का डोमेन आप लोग जानते हैं, रेंज रियल नंबर है, ऑल रियल नंबर, एंड रेंज -1 to 1 है। कॉस एक्स का ऑल रियल नंबर डोमेन होगा, रेंज -1 to 1 होगा। टेन एक्स का r -2n + 1 π/2 where n belongs to z, n क्या है, कोई इंटीजर है, और उसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर। कॉट एक्स का r -nπ और रेंज हो जाएगा r। सिमिलरली सेक एक्स का हो जाएगा r -2n + 1 π/2 r -1 1। कोसेक एक्स का होगा r -nπ और r -1 1। तो इसको ये डोमेन और रेंज डिसाइड कैसे होता है, तो आप लोग क्लास 11 में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, SHM पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और वेव्स और ओसिलेशन भी पढ़ा होगा, वेव्स एंड ओसिलेशन। तो उसमें भी एक इक्वेशन आया होगा जहाँ पे आप देखे होंगे साइन ओमेगा टी ऐसे करके ग्राफ है, ओमेगा टी को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिखेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ आप लोग, चूंकि ये वेव्स और ओसिलेशन है तो एक वेव्स जैसा ग्राफ मिलता है, ये आइडिया होगा आप लोगों को, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। तो ये इसका ग्राफ एक बार हम दिखा देते हैं कैसे इसका नेचर कैसा होता है। तो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ करना चाहते हैं, ये मान लीजिए x है और ये y है। तो साइन 0 क्या होता है, 0, और साइन π/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, और ग्राफ का नेचर ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं कि एक इंटरवल के बाद ग्राफ का नेचर रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं। एक पीरियड के बाद ग्राफ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये
ये जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया है ये कहाँ पे है, π/2। साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारा 1 होगा। और इसके बाद साइन पाई क्या हो जाता है, 0। फिर साइन 3π/2 क्या होगा, -1। तो ये हमारा क्या है, यहाँ से इसको जब मिलाएंगे तो ये -1 मिलेगा, या ये वैल्यू भी यहीं पे मिलेगा। तो ये -1 कहाँ पे भी मिलेगा, -π/2 पे भी मिल रहा है। तो देख रहे हैं x का वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। x का वैल्यू ऑल रियल नंबर हो सकता है, π/2 है, π/4 है, π/6 है, पाई है, 3π/2 है, 2π है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं x का। लेकिन हमारा मैक्सिमम y का वैल्यू मैक्सिमम कितना मिल रहा है, 1, और मिनिमम क्या मिल रहा है, -1। तो इसका मतलब साइन x या साइन थीटा का रेंज क्या होगा, -1 to 1, इतने -1 से 1 के बीच में ही वेरी कर रहा है। तो ये रेंज -1 to 1 होगा और डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा। उसी तरह हम यदि cos x का ग्राफ देखें तो cos x का भी ग्राफ हम दिखा सकते हैं ड्रॉ करके। आप जानते हैं कि cos x का वैल्यू 0 पे क्या होता है, मैक्सिमम 1 होता है, और पाई पे 0 पे 1 होगा, और π/2 पे 0 पे 1 होगा और π/2 पे 0 होगा। तो इसका ग्राफ का नेचर इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 0 पे कितना है वैल्यू, 1, और ये π/2 हो जाएगा, ये फिर से पाई हो जाएगा, और ये फिर 3π/2 होगा, और फिर ये 2π हो जाएगा, फिर 5π/2 होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, 3π/2, 5π/2। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या हो रहा है, cos का वैल्यू 0 हो रहा है, और ऑड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ π/2 पे cos का वैल्यू क्या हो रहा है, 0, और इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई पे क्या हो रहा है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पाई पे इसका वैल्यू 1 हो रहा है, या यहाँ पे -1 हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रेंज क्या है, रेंज इसका भी -1 से 1 है। और डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, π/3, π/4, π/6, π/2, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा और रेंज -1 to 1 होगा। उसी तरह tan x का ग्राफ जब हम देखेंगे तो tan x का ग्राफ में हम लोग जानते हैं कि tan x इज इक्वल टू होता है sin x बाई cos x, और cos x यानी cos π/2 पे ये 0 हो जाएगा। तो cos π/2 पे यदि x इज इक्वल टू हम π/2 लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin x बाई cos π/2, यानी कि sin x बाई 0, और sin x बाई 0 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा। तो tan x डिफाइंड नहीं है, कहाँ पे, ऑल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 पे tan x डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे जो डोमेन होगा हमारा, ये इंटीग्रल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 को एक्सक्लूड करना है, माइनस करना है। तो डोमेन हो जाएगा r-2n+1 π/2, जहां पे n क्या है, इंटीजर को बिलोंग्स कर रहा है, और हमारा जो रेंज होगा ऑल रियल नंबर होगा। यदि हम ग्राफ से दिखाएंगे तो ग्राफ इसका इस तरीके से मिलता है। आप लोग बुक में देख सकते हैं इसको कि ये 0 है और ये π/2 पे ऐसा नेचर होता है।